सर्वप्रथम A+IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम किशोर कुमार मौर्य एंड आज का जो हमारे टॉपिक रहेगा वो रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इट मीन्स इंटीरियर ऑफ द अर्थ। धरातल के ऊपर जो भी पर्वत, पठार, मैदान, जितने भी प्रकार की संरचनाएं देखते हैं उनका हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम जिस सरफेस पे खड़े हैं, जिस धरातल पे खड़े हैं, उस धरातल के आंतरिक भागों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास में विभिन्न प्रकार के जो स्रोत यानी सोर्सेज है जिनसे हमें जानकारी मिलती है। हमने धरातल के आंतरिक भागों की जानकारी किस प्रकार से प्राप्त की है, इसमें हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनिक इरप्शन की जो क्रिया होती है उसके बारे में। इसमें हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे और जो भूकंप से संबंधित जो कि तरंगे होती है, भूकंपीय तरंगे, सिस्मिक वेव्स जिसे कहा जाता है, इस प्रकार के कुछ आंतरिक भागों की जानकारी के लिए हमारे पास में विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं जिनसे हम धरातल की आंतरिक संरचना के बारे में जानने की कोशिश करें। आज भी वर्तमान युग में हमारे धरातल के आंतरिक भागों की जानकारी जो है वह पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हम असक्षम रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका कारण है कि जैसे जैसे हम धरातल के अंदर जाते हैं वैसे वैसे धरातल के अंदर तापमान जो टेम्परेचर है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण कोई भी पदार्थ हो, कोई भी जीव हो, कोई भी जंतु हो, वह धरातल के आंतरिक भागों में ज्यादा देर तक पूर्ण रूप से पदार्थ के रूप में नहीं मिल सकता है। क्योंकि धरातल के अंदर ताप की अधिकता के कारण ये तत्व जो है तरल अवस्था में, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, उस मैग्मा की अवस्था के रूप में हमें मिलता है। जैसे जैसे हम धरातल के आंतरिक भागों में जाते हैं वैसे वैसे धरातल का तापमान जो है बढ़ता जाता है। इसी कारण से हम प्रत्यक्ष रूप से धरातल के आंतरिक जो भाग है उसकी जानकारी पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष सोर्स के रूप से हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि धरातल के ऊपर अगर हमें किसी चट्टान की, किसी पठार के अंदर जो मिनरल्स, जो हमें तत्व मिलते हैं, उनकी हम जानकारी खनन क्रिया के द्वारा या वेदन क्रिया के द्वारा हम प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन धरातल के आंतरिक भागों की खोज या उनकी जानकारी हम खनन विधि या वेदन की क्रिया द्वारा ज्यादा देर तक संभव नहीं हो पाती। इसका रीजन ये है कि चाहे कोई भी उपकरण हो मानव द्वारा निर्मित, उस उपकरण को धरातल के अंदर के भागों तक, दूरी तक नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि तापमान की इतनी अधिकता होती है कि वो जो भी हम यंत्र या जो भी हम सोर्स काम में लेंगे वह धरातल के आंतरिक भागों में जाकर के द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। तो हम आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि धरातल के अंदर जितनी अधिक गहराई पे जाते हैं उतना अधिक टेम्परेचर का दबाव बढ़ जाता है और इस टेम्परेचर के दबाव के बढ़ने के कारण आज भी हमारे पास में जो जानकारी है वह पूर्ण प्राप्त नहीं है। कोई भी इंसान हो, कोई भी यंत्र हो, वह धरातल के ज्यादा अंदर तक नहीं पहुंच पाया। हम यहाँ जानेंगे कि धरातल की जो अंदर आंतरिक भाग है, इस आंतरिक भाग को अंदर विभिन्न प्रकार की लेयर बनाई गई है, जिसमें सबसे पहले हमारा जो लेयर आएगी उसको हम कहेंगे क्रस्ट। क्रस्ट यानी होता है भू प्रॉपर्टी, जो धरातल के ऊपरी भाग में अंदर की तरफ जब हम अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आती है क्रस्ट आती है, जिसे भू प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसके बाद में धरातल के भू प्रॉपर्टी के नीचे दूसरी परत जो आती है जिसे हम कहते हैं मेंटल बोलते हैं, और इसके बाद में हमारे धरातल के अंदर जो है एक और परत आती है जो कि दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट हमारा हो गया आउटर कोर और एक हो गया हमारा इनर कोर। ये वाला जो पार्ट है इसे कहा गया आउटर कोर और ये वाला जो पार्ट है इसको बोला गया इनर कोर बोला गया, और इसको सम्मिलित रूप से इस परत को हमने नीफे नाम दिया। इस परत को हमने नीफे नाम दिया। मैंने कहा कि जैसे जैसे धरातल के अंदर प्रवेश करते रहते हैं वैसे वैसे पदार्थ जो है वह द्रव्य अवस्था में रहते हैं। पदार्थ जो द्रव्य अवस्था में हमें देखने को मिलेंगे वो आउटर कोर में मिलेंगे, बट धरातल के अंदर और अंदर जाएंगे तो हमें यहाँ पर पदार्थ सॉलिड अवस्था में यानी कि ठोस अवस्था में देखने को मिलते हैं। सॉलिड अवस्था में देखने को मिलेंगे यानी कि ठोस अवस्था में देखने को मिलेंगे। क्या कारण है कि धरातल के अंदर जाने पर जो आउटर कोर है यहां पर तो पदार्थ द्रव अवस्था में देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके नीचे और जाएंगे तब धरातल जो है वह ठोस अवस्था में फिर से हमें देखने को मिलेंगे। इसी क्वेश्चन को हम जानने की कोशिश करेंगे कि धरातल के आंतरिक भाग में कुछ गहराई के बाद जाने पर वापस जो पदार्थ है वह ठोस अवस्था में क्यों मिलेंगे, और इन्हीं सभी चीजों का हम अध्ययन करके धरातल की आंतरिक संरचना को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम क्रस्ट, मेंटल और लीफे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे।
क्रस्ट के भाग को हमने नाम दिया सीआर, मेंटल के भाग को हमने नाम दिया सीमा, और आउटर कोर और इनर कोर को मिलाकर के नाम दिया न्यूक्लियस। तो धरातल के अंदर तीन प्रकार की परतें पाई जाती है। पहली हुई हमारी सीआर, दूसरी हुई हमारी सीमा, और तीसरी है हमारी न्यूक्लियस। इसमें जो तत्व पाए जाते हैं, इन तत्वों की पूर्ण जानकारी और इन परतों की पूर्ण जानकारी के लिए हमें धरातल के ऊपर या धरातल के अंदर ऐसे कौन कौन से स्रोत, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हम धरातल की आंतरिक संरचना के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां तक हमें समझ में आ गया कि धरातल के आंतरिक भाग की जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों को समझने के लिए जो सोर्स, जो स्रोत हम काम में लेते हैं, उसको हम आज यहाँ पर डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं आगे क्लास में। धरातल के आंतरिक भागों को समझने के लिए हमने सोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक हमारे सामने होंगे प्रत्यक्ष साधन या फिर डायरेक्ट सोर्सेज, और एक होंगे हमारे अप्रत्यक्ष साधन यानी कि इनडायरेक्ट सोर्सेज की हम यहां पर बात करते हैं। तो धरातल की इंटीरियर यानी आंतरिक संरचना को जानने के लिए इन साधनों को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला हुआ हमारे प्रत्यक्ष साधन जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट सोर्सेज। दूसरा हुआ हमारे सामने अप्रत्यक्ष साधन जिसे हमने नाम दिया इनडायरेक्ट सोर्सेज। यहां पर प्रत्यक्ष साधन क्या है कि ऐसे साधन जिनकी हम उस चीज को प्राप्त करके डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि ये जो चट्टान है, ये जो संरचना है, इस संरचना में किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, इनकी किस प्रकार की प्रकृति है, नेचर किस प्रकार का है, उसको डायरेक्टली प्राप्त करके हम जान सकते हैं कि ये किस प्रकार का पदार्थ है और इसमें किस प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। ये तो होंगे हमारे प्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष साधनों को तीन प्रकार से हम इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं प्रत्यक्ष साधन में। पहला हो गया हमारा खनन जिसे बोलते हैं हम माइनिंग। दूसरा हो गया हमारे वेधन जिसे बोलते हैं हम ड्रिलिंग। और तीसरा हमारे सामने जो साधन है वो है हमारा लावा व गैस, आई मीन टू से मैग्मा एंड गैसेस। खनन क्रिया द्वारा हम धरातल की संरचना को कैसे जान सकते हैं कि जब भी हम किसी चट्टान को, किसी संरचना को हम खोदते हैं तो खोदने के बाद में उसमें पता लगाया जा सकता है कि इसमें कौन सा पदार्थ मिलता है, ये किस प्रकार की चट्टान है, क्या ये ठोस है, क्या ये मुलायम है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं खनन विधि, और खनन से हम धरातल की संरचना को जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा है वेधन। वेधन का मतलब होता है ड्रिलिंग करना यानी कि खुदाई करना। ड्रिलिंग का मतलब होता है कि किसी चीज से ड्रिल करना धरातल के आंतरिक भागों में, और उससे जो पदार्थ मिलता है उससे कितनी गहराई पर जाने पर हमें लावा मिलेगा, कितनी गहराई पर जाने पर हमें कौन सी चट्टान मिलेगी, और किस प्रकार का जल वहां पाया जाता है, और उस जल की अपनी क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, इन सभी की जानकारी ड्रिलिंग के द्वारा संभव है। तीसरा है हमारे लावा एंड गैस यानी कि मैग्मा एंड गैसेस। जब धरातल के आंतरिक भागों से ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है, तो धरातल के अंदर का जो मैग्मा होता है वो धरातल के सरफेस के ऊपर आ जाता है, और उस लावा को वैज्ञानिक प्राप्त करके उसकी साइंटिफिक तरीके से जांच करके वो पता लगाते हैं कि इस लावा के अंदर किस प्रकार के एलिमेंट्स यानी कि तत्व मौजूद है। तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, हम धरातल की संरचनाओं के बारे में जान सकते हैं। ये तो हो गई हमारी प्रत्यक्ष विधियां यानी कि डायरेक्ट सोर्सेज। आज भी ये जो डायरेक्ट सोर्सेज हैं ये ज्यादा धरातल की आंतरिक संरचनाओं को जानने के लिए पॉसिबल सिद्ध नहीं हो पाए। इसका कारण क्या है कि आज भी धरातल के आंतरिक भागों में जो खनन क्रिया की गई है वह 3 से 4 किलोमीटर तक ही संभव हो पाई है। खनन क्रिया जो है धरातल के आंतरिक भागों में 3 से 4 किलोमीटर की गई है, और ये कहां की गई है खनन क्रिया? ये खनन क्रिया की गई है आपके अफ्रीका में। जो सोने की खान है उन खानों के अंदर की गई है। जो माइनिंग है वो केवल और केवल आज तक वर्तमान युग में कहां तक संभव हो पाई है? वो संभव हो पाई है हमारे 3 से लेकर के 4 किलोमीटर के मध्य में ही संभव हो पाई है।
अगर हम वेदन की बात करें, ड्रिलिंग की बात करें, तो आज तक केवल और केवल जो ड्रिलिंग है वो ड्रिलिंग हमारे जो 9 से लेकर के 12 किलोमीटर तक ही की जा पाई है। और ये कहां की गई है? ये जो हमारा अंटार्कटिक महासागर है, हमारा जो अंटार्कटिक महासागर है, उस महासागर में जो कोलार खान है, उस महासागर में जो कोलार खान है, उस कोला खानों में ही संभव हो पाई है। कोला खानों में खनन की बात करते हैं, माइनिंग की, तो सब आज के वर्तमान युग तक 3 से 4 किलोमीटर तक ही खनन कार्य संभव हो पाया है। और ये कहां संभव हो पाया है? अफ्रीका में सोने की जो खाने हैं वहां पर। और अगर ड्रिलिंग की बात करें, वेदन की बात करें, तो ये अंटार्कटिका महासागर में जो कोला खाने हैं वहां पर ड्रिलिंग की गई है। और किस लिए की गई है? वहां पर क्रूड ऑयल यानी कि जो प्राकृतिक तेल को प्राप्त करने के लिए यहां पर वेदन किया जाता है, यहां पर ड्रिलिंग की जाती है। तो यहां तक आपको जो सोर्सेस है, प्रत्यक्ष साधन जो है वो समझ चुके होंगे कि सोर्सेस, प्रत्यक्ष साधन कौन कौन से हैं। खनन द्वारा, वेदन द्वारा, लावा में गैस के द्वारा संभव हो पाया है। ये जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को जानने के प्रत्यक्ष साधन है, जिससे कि हमने प्राप्त किया है विभिन्न प्रकार के डाटाओं को। सबसे सर्वाधिक मात्रा में अगर आपके क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक मात्रा में आज तक खनन क्रिया कहां संभव हो पाई है, तो वो 3 से लेकर के 4 किलोमीटर अफ्रीका के खानों में संभव हो पाई है। और अगर वेदन की बात करें तो वेदन कहां पर सर्वाधिक मात्रा में आज तक का सबसे गहरा जो ड्रिलिंग है वो कहां किया गया है? तो वो किया गया है हमारे अंटार्कटिक महासागर में, जो कोला की खाने हैं, जहां पर प्राकृतिक तेल को प्राप्त करने के लिए खनन की वेदन क्रिया को किया गया है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष साधनों के बारे में आपने जान लिया कि डायरेक्ट सोर्सेस क्या क्या होते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि धरातल की आंतरिक संरचनाओं को जानने के लिए जो कि अप्रत्यक्ष साधन कौन कौन से हैं। अप्रत्यक्ष साधनों का मतलब क्या हुआ? कि ऐसे साधन जहां पर हम नहीं पहुंच पाए, बट उनको किसी चीज से, किसी तरीके से अनुमानित तौर पर आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए जो हमने साधन प्राप्त किए, उसको हमने अप्रत्यक्ष साधन माना गया। इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साधनों को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं आपके अप्राकृतिक साधन, जिसे हम कृत्रिम साधन भी बोल सकते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल सोर्सेस। और दूसरे होते हैं हमारे प्राकृतिक साधन, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल सोर्सेस बोलते हैं। अब यहां समझना है कि अप्राकृतिक साधन क्या है और प्राकृतिक साधन क्या होते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि अप्राकृतिक साधन कौन कौन से हो गए। तो देखना, अप्राकृतिक साधनों की अगर हम बात करें तो अप्राकृतिक साधन यानी कि आर्टिफिशियल सोर्सेज हमारे पास में कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला आएगा हमारा तापमान, पहला हमारा आएगा तापमान, दूसरा हमारा आएगा दबाव, और तीसरा आएगा हमारे घनत्व। कौन कौन से हो गए? तापमान, दबाव और घनत्व, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। ये हमारे जो है अप्राकृतिक साधन है, जिससे कि हम धरातल के आंतरिक भाग, आई मीन टू से इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे प्राकृतिक साधन कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक साधन जो हैं, इसमें सबसे पहले आपके आएगा उल्कापात, दूसरा आएगा आपके ज्वालामुखी क्रिया, और तीसरा आएगा आपके भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंग है। उल्कापात का मतलब होता है मीटोराइट्स। अब एक आपका हो गया मीटोराइट्स, दूसरा हो गया आपके ज्वालामुखी क्रिया, और तीसरा आ गया आपके भूकंपीय क्रिया। उल्कापात का मतलब होता है मीटोराइट्स, ज्वालामुखी क्रिया का मतलब होता है वोल्केनिक इरप्शन एक्टिविटीज, एंड भूकंपीय क्रिया का मतलब हो गया अर्थक्वेक या सिस्मिक वेव्स के बारे में हम अध्ययन करते हैं। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि उल्कापात तो जो है वो तो अंतरिक्ष की बात है, आई मीन टू से यूनिवर्स की बात है, तो इससे हम धरातल के आंतरिक भागों की जानकारी किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर समझना है कि जो हमारा सोलार सिस्टम है, सौर परिवार है, तो हमारा पृथ्वी जो है वो भी तो हमारे सौर परिवार का हिस्सा है, और ये उल्कापात भी किसका हिस्सा है? सौर परिवार का हिस्सा है।
और ये जो सौर जो हमारी पृथ्वी है वो क्या कर रही है, वो सन के चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है। और ये मीटोराइट्स यानी उल्कापात भी क्या होते हैं, ये सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब सन के जब ये चारों तरफ घूमते हैं तो पृथ्वी भी सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और उल्कापात भी चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पृथ्वी जो है इन उल्कापात के ही तो अंग है, क्योंकि पृथ्वी जो हमारा ग्रह बना है वो भी तो उल्कापातों की वजह से ही बना है। जो छोटे ग्रह रह गए उनको हमने उल्कापात कह दिया, बट जो बड़े ग्रह हो गए उनको हमने क्या कह दिया, उनको हमने ग्रह नाम दे दिया। तो उल्कापात में जो पाया जाने वाला पदार्थ है वो पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले पदार्थ के समान ही तो होगा। तो जब पृथ्वी पर कोई उल्कापात अंतरिक्ष से हमारे ब्रह्मांड हमारे जो है पृथ्वी के अंदर प्रवेश करता है, तब वैज्ञानिक क्या करते हैं, उन उल्कापात को प्राप्त करके उसको वैज्ञानिक तरीके से उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको प्रयोग करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि जो उल्कापात में जो मटेरियल है वही मटेरियल किसमें मिलेगा, हमें हमारे पृथ्वी के आंतरिक भागों में मिलेगा। आज तक की जो स्टडी की गई है उस स्टडी में उल्कापातों का पहले, मेटेओराइट्स का पहले वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया, जिसमें पाया गया कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उस आंतरिक भाग में जो पदार्थ मिले हैं, सियाल, सीमा, निकल, सियाल, सीमा, निफेट, यानी कि सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, फेरस एंड निकल, ये पदार्थ किसमें मिलते हैं, ये पदार्थ सेम टू सेम किसमें है, उल्कापात में भी है। और इस प्रकार से हमें उल्कापातों की स्टडी से पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की भी जानकारी मिलती है, क्योंकि उल्कापात में मिलने वाले एलिमेंट्स, मिलने वाले जो तत्व हैं वह हमारे पृथ्वी के आंतरिक भागों में ही पाए जाते हैं। और इन दोनों की समानता, इन दोनों की सिमिलरिटी, इक्वलिटी जो है समान है। और इस प्रकार से उल्कापातों की जानकारी से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब हम पृथ्वी के आंतरिक भागों को जानने के लिए अप्रत्यक्ष साधनों को, एक एक साधन को हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे जो नॉलेज को, ये हमारे जो नॉलेज है उस नॉलेज को इन्फ्लुएंस करती है, नॉलेज को प्रभावित करती है। तो क्लास में आगे कंटिन्यू बने रहें और लाइन बाय लाइन नोट्स बनाते रहें। सबसे पहले अप्रत्यक्ष साधनों की हमने प्रत्यक्ष पढ़े, इसके बाद में अप्रत्यक्ष साधनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट सोर्सेस। और इनडायरेक्ट सोर्सेस में हम पहला जो पढ़ेंगे वो हमारे क्या होंगे, कृत्रिम साधन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं अप्राकृतिक साधन। कृत्रिम साधन या फिर हम इसको बोल सकते हैं अप्राकृतिक साधन बोल सकते हैं। तो पहला जो हमारा साधन है, जो सोर्स है, उसको हम कहते हैं तापमान, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं कि धरातल की आंतरिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हमारा टेम्परेचर है, जो तापमान है, ये किस प्रकार से साधन काम करता है। सपोज कीजिए ये हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, और ये हमारा अर्थ का क्या है, केंद्र बिंदु है। ये हमारा पृथ्वी का केंद्र बिंदु है जहां पर फोकस है। और इस केंद्र बिंदु के यहां पर तापमान बताया जाता है लगभग 6371 डिग्री सेल्सियस तापमान बताया जाता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जहां पर सबसे ज्यादा तापमान। और यह हमारा धरातल का सरफेस हो गया। कहते हैं कि तापमान की जो दर है वह धरातल के अंदर एंटर होने पर, अगर हम धरातल के अंदर 32 मीटर की गहराई पे जाएंगे, अगर हम धरातल के आंतरिक भाग में 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो लगभग 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारा तापमान बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस 32 मीटर की गहराई पर जाने पर। और इससे ही पता लगाया गया, इससे ज्यादा आप जाओगे कि जैसे जैसे जाओगे तो 32 मीटर से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ये एक अनुमान लगाया गया कि धरातल के अंदर अगर आप 32 डिग्री मीटर जाओगे, 32 मीटर की गहराई पे जाओगे, तब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। तो अनुमान लगाइए कि हमारे पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो 6371 किलोमीटर है। तो 6371 किलोमीटर होगा, तो बताया जाता है कि अगर आप इस गहराई पर पहुंचोगे तो इस गहराई पर पहुंचने पर जो तापमान है वो लगभग 2000 से लेकर के 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। अब आप अनुमान लगाएंगे कि क्या इतने अधिक तापमान पर कोई वस्तु सॉलिड अवस्था में रहना क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इससे, इस टर्म से, इस तापमान टर्म से, इस टेम्परेचर से पता लगाया गया कि
पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है वो ठोस अवस्था में नहीं होकर के द्रव्य अवस्था में भी पाया जाता है। यहां तक क्लियर है कि तापमान हमारा किस प्रकार से सोर्स बना पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए, कि वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि अगर आप 32 मीटर की गहराई पे जाते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, और इससे इन्होंने ये अनुमान लगाया कि अगर आप पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां पर गहराई 6371 किलोमीटर यानी कि 6371 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वहां पर तापमान जो है वो 2000 से लेकर के 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। और यहां पर हमें पता चलता है कि इससे ये पता लगाया गया कि जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह सॉलिड अवस्था में ना होकर के किस में है, लिक्विड अवस्था में है, यानी कि द्रव्य अवस्था में है। तो हमने तापमान से क्या पता लगाया कि भाई तापमान हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हुआ कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो द्रव्य अवस्था में भी है, जिसमें मैग्मा जो है एक द्रव्य अवस्था में धरातल के आंतरिक भागों में बहता है। तो ये हमारा तापमान हो गया, टेम्परेचर हो गया, इससे इस प्रकार से हमने पढ़ा। नेक्स्ट आता है हमारा दबाव। नेक्स्ट आता है हमारा दबाव, इट मींस प्रेशर। इस दबाव को समझने के पहले मैं आपके सामने एक टर्म क्लियर करना चाहता हूं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है और अधिकतर एग्जाम में और अपने लिए नॉलेजेबल भी होना चाहिए। गलनांक बिंदु। कि गलनांक बिंदु क्या होता है? गलनांक बिंदु के बारे में हमें यहां पर जानने की कोशिश करनी चाहिए कि गलनांक बिंदु होता क्या है। देखो, एक चाहे कोई भी वस्तु, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ये एल्यूमिनियम हो गया, ये लोहा हो गया, या फिर इससे मतलब भारी ये निकल हो गया सपोज कीजिए। तो एल्यूमिनियम जो क्या है एक हल्का पदार्थ है, तो एल्यूमिनियम को पिघलने के लिए सपोज कीजिए इनको 100 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ेगी। तो क्या एल्यूमिनियम को पिघलने के लिए जितने टेंपरेचर की जरूरत पड़ी, क्या लोहे को पिघलने के लिए भी उतने ही टेंपरेचर की जरूरत पड़ेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो दबाव है, इसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो अधिक होगा, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इसको सपोज के लिए एल्यूमिनियम को 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो लोहे को 200 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ेगी। इट मींस क्या हुआ कि हर एक पदार्थ का एक ऐसा टेंपरेचर डिसाइड है या होता है जिससे वह पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाती है। अगर सीधे तरीके से कहें तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो पदार्थ उसके लिए निर्धारित तापमान है वहां पर जाकर के वह वस्तु पिघलने लगती है, उसको ही हम क्या कहेंगे? गलनांक बिंदु। इट मींस एक निर्धारित टेंपरेचर में जाकर के कोई वस्तु पिघल जाती है, उस बिंदु को ही हम क्या कहेंगे? गलनांक बिंदु। और हर एक पदार्थ का, हर एक वस्तु का, हर एक एलिमेंट्स का क्या होता है? अलग अलग जो है तापमान होता है जिस पर जाकर वह वस्तु पिघल जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु बोलते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको समझ, पिछली कक्षाओं में मैंने आपको समझाया है अभी थोड़ी देर पहले कि ये हमारी जो लेयर बाय लेयर है, यहां पर आपकी क्रस्ट आ गई, यहां आपकी मेंटल आ गई, यहां आपकी आउटर कोर आ गया और यहां आपका इनर कोर आ गया, यहां आपका इनर कोर आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, बट इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। यहां पर आपको इस टर्म को समझ में आएगा कि यहां पर लिक्विड फॉर्म में है बट यहां सॉलिड फॉर्म में क्यों? तो जैसे जैसे हम धरातल के आंतरिक भाग में जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता है, तो तापमान के बढ़ने के साथ में उनके ऊपर क्या होता है? दबाव भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है। एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास में कॉटन है, रुई का एक गुच्छा है, एक झुंड है। अगर उस रुई को वेट मानते हैं 1 किलो, 1 किलो वेट की जो रुई है आपने एक तो बड़े से थैले में उसको भर के रखा, और 1 किलो की रुई को ही जितना ज्यादा प्रेशर दबाव डाल सकते थे उसको डाल करके एक छोटे से मतलब कि आपने बोल बना लिया। अब आप उस दोनों में आग लगाते हो, तो बताओ कि पहले कौन सी जो है कॉटन या रुई खत्म होगी? वो वाली खत्म होगी जो कि फैली भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर कम है और उस प्रेशर की वजह से वो रुई जल्दी जल्दी क्या होती है? वो जल्दी जल्दी जल जाती है। लेकिन जिसको हमने बहुत ही ज्यादा प्रेशर करके दबाव उसको छोटे गोल में परिवर्तित किया है, बदला है, वो जल नहीं पाती, वो धीरे धीरे जलती है। उसका कारण क्या है? कि उसके ऊपर प्रेशर है।
और इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो हल्के पदार्थ है वो हमें क्रस्ट में देखने को मिलेंगे, और भारी पदार्थ होंगे वो मेंटल में चले जाएंगे, और भारी पदार्थ होंगे वो क्या आ जाएंगे, धरातल के आंतरिक भागों में चले जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर दबाव ज्यादा है। और इसी दबाव के कारण हमारा पृथ्वी का जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, जबकि इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, जहां पर निकल और फेरस यानी कि निकल और लोहा जैसे भारी पदार्थ पाए जाते हैं, और उनके ऊपर एक चट्टान के ऊपर दूसरे चट्टान का प्रेशर होता है। आप इसको इस तरह की भी समझ सकते हो कि मान लीजिए एक हम तकिया लेते हैं, उस तकिए के ऊपर आपने 20 तकिए ऊपर और रख दिए, तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा, कि जो तकिया सबसे नीचे की तरफ है उसके ऊपर वाले जो पिलो होंगे, जो तकिए होंगे, वो उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, और इसी वजह से जो नीचे वाला तकिया है वो सबसे ज्यादा दबाव रहेगा। तो वहां पर क्या हुआ, दबाव बढ़ा, और यही तरीका हमारे यहां पर पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट में भी पाया जाता है, जहां पर दबाव बढ़ने के साथ साथ में इनका जो गलनांक बिंदु है वह गलनांक बिंदु भी क्या है, बढ़ जाता है, गलनांक बिंदु भी बढ़ जाता है। और मान लीजिए लोहा जो था वो 200 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रहा था, जो हमारा लोहा था, जो हमारा फेरस था, वो आयरन हमारा 200 डिग्री सेल्सियस पे इसका गलनांक बिंदु था। बट इन लोहों कोई दूसरी लोहे की लेयर है, उस लोहे की लेयर के ऊपर दूसरी परतों का दबाव ज्यादा है, और दबाव होने से यहां पर क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है, यानी कि कंप्रेशन हो जाता है, दबाव बढ़ जाता है। तो अब जो लोहा 200 डिग्री सेल्सियस में पिघल रहा था वो अब किस पे हो जाएगा, वो 400 डिग्री सेल्सियस या 600 डिग्री सेल्सियस में पिघलना शुरू हो जाएगा। तो यही कारण है कि जैसे जैसे दबाव बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस पदार्थ का गलनांक बिंदु भी क्या है, तापमान भी क्या है, बढ़ने लग जाता है। तो यहां पर आप प्रेशर को यानी दबाव को पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे कि जैसे जैसे किसी पदार्थ पर, किसी चट्टान पर दबाव डाला जाता है तो उस दबाव डालने की वजह से उसका जो पिघलने का जो बिंदु होता है, जो टेम्परेचर होता है, वे भी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जो ये यहां पर सॉलिड पदार्थ पाए जा रहे हैं इंटीरियर में, वो इसी कारण से पिघल नहीं पाते, क्योंकि इनको जो पिघलने के लिए टेम्परेचर चाहिए था, वो पिघलने के लिए टेम्परेचर जो हमारे पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट में जो तापमान पाया जाता है वो इसको पिघलाने में सक्षम नहीं है, और इसी कारण से पृथ्वी का आउटर कोर जो है वो लिक्विड अवस्था में है, और पृथ्वी का इनर कोर जो है वो हमारे सॉलिड अवस्था में यानी ठोस अवस्था में मिलता है। तो सेकंड टर्म को आपने समझ लिया होगा। पहला टर्म हमने पढ़ा तापमान, सेकंड पढ़ा हमने प्रेशर, दबाव। अब तीसरी बात करते हैं हम घनत्व की। सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि घनत्व कहते किसे हैं। देखो, कोई पदार्थ अगर आयतन में बड़ा हो यानी आकार में बड़ा हो, लेकिन उसका घनत्व, उसका भार कम हो, तो वह पदार्थ जो है वह जल्दी से मेल्ट नहीं होगा। बट कोई पदार्थ छोटा सा है बट उसमें डेंसिटी यानी घनत्व ज्यादा है, तो वह जल्दी से मेल्ट नहीं होगा, और जिसकी घनत्व कम है वो जल्दी पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि सपोज कीजिए एक कोई पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर हम चोट करते हैं, मारते हैं, इसकी घनत्व की वजह से ये आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बट आपके पास में एक डायमंड है, उस डायमंड को अगर आप वही प्रेशर जो आप यहां दे रहे थे वो इस डायमंड को प्रेशर दोगे उतना उतना, तो ये डायमंड नहीं टूटेगा। क्या रीजन है? ये इसका कारण ये है कि जो पत्थर का घनत्व था वो कम था, जबकि हीरे का जो घनत्व है वो अधिक है। आपको यहां एक चीज और क्लियर कर दें कि धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो है कठोरता के आधार पर पदार्थ बताए गए हैं, पदार्थ। इसमें सबसे कमजोर जो पदार्थ बताया गया उसका नाम है टैल्क, जो कि सबसे कमजोर पदार्थ है धरातल के ऊपर। और कठोरता के आधार पर बात करें तो सबसे कठोर जो पदार्थ है कठोरता के आधार पर वो है हमारा हीरा यानी कि डायमंड। और इससे जस्ट पहले एक आता है आपके कॉर्डम, ये भी एक प्रकार का पदार्थ होता है। क्वेश्चन आपके आईएएस एग्जाम प्री का या फाइनल में अगर आपसे पूछा जाए कि संरचना और कठोरता के आधार पर धरातल का सबसे कमजोर जो है पदार्थ कौन सा है, तो वो है टैल्क। और सबसे कठोरता की बात करें तो धरातल पर सबसे कठोर पदार्थ जो है वो आपका हीरा, डायमंड, और सेकंड नंबर पे आता है हीरे के बाद में कॉर्डम।
फर्स्ट नंबर का कठोर है हमारा हीरा और सेकंड है हमारा कोर्डम। कहीं पर अगर आपको एग्जाम में जो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं वहां पर हीरा अगर आपके नहीं दे रखा है और कोर्डम दे रखा है तो याद रखना कि धरातल पर जो अगर उसमें आता है तो कोर्डम आपका राइट होगा। अगर हीरा नहीं दे रखा हो, अगर हीरा दे रखा हो तो फिर तो आपके फाइनली हीरा आएगा जो सबसे कठोर होता है। और इसको पिघलाने के लिए जो तापमान चाहिए, जो कठोरता के आधार पर वो क्या होगा, वो उसको चाहिए अधिक। तो इसी प्रकार से आपने समझा कि जिस तत्व का, जिस चट्टान का, जिस एलिमेंट का घनत्व अधिक होगा वह जल्दी से पिघल नहीं पाएगा और जिस पदार्थ का घनत्व कम होगा वह पदार्थ जल्दी से पिघल जाएगा। यहां तक क्लियर है। और इसको घनत्व को जो है वो जो हमारे न्यूटन हुए हैं, उन न्यूटन की जो थ्योरी है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, वो इस घनत्व के ऊपर लागू किया गया और इस गुरुत्वाकर्षण थ्योरी के अकॉर्डिंग ही, सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही बताया गया कि धरातल का जो आंतरिक भाग है इसका जो औसत घनत्व है वह 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। औसत घनत्व की बात कर रहा है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उस आंतरिक संरचना का औसत घनत्व, यहां पर आप नोट कर लेना कि न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सिद्धांत के अकॉर्डिंग पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी का जो इंटीरियर पार्ट है, वहां पर जो औसत घनत्व की बात की जाए वो औसत घनत्व कितना है 5.5 सेंटीमीटर क्यूब या 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब रहा है। तो इस प्रकार से आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए जो अप्रत्यक्ष साधन थे, उस अप्रत्यक्ष साधन में जो हमारे कृत्रिम साधन थे, जिसमें हमारा पहला हुआ तापमान जिसे हम बोलते हैं टेम्परेचर, दूसरा हुआ है हमारा दबाव जिसे हम बोलते हैं प्रेशर, और तीसरा हुआ हमारा घनत्व जिसे हम बोलते हैं डेंसिटी। और इस प्रकार से इस सभी से ये कंक्लूजन निकला, ये निष्कर्ष निकला कि हमने क्या क्या निकाला निष्कर्ष कि तापमान की वजह से जो धरातल का आंतरिक भाग है वो लिक्विड फॉर्म में है। दूसरा हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि धरातल के आंतरिक भागों में कुछ समय के बाद में गहराई पर जाने पर लिक्विड फॉर्म के बाद में पृथ्वी का जो आंतरिक जो केंद्र बिंदु है वहां पर जो है पदार्थ सॉलिड अवस्था में फिर से मिलते हैं। तीसरा हमें क्या समझ में आया कि धरातल के आंतरिक भाग में गहराई पर जाने पर जो है वह जो पदार्थ मिलेंगे वे पदार्थ अधिक घनत्व के कारण, अधिक प्रेशर के कारण क्या है कि वे लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन अप्राकृतिक साधन जो आर्टिफिशियल साधन है इसके द्वारा हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को जानने का प्रयास किया। अब हम आते हैं धरातल की आंतरिक संरचनाओं को जानने के लिए जो अप्रत्यक्ष साधन है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने की कोशिश करते हैं धरातल की आंतरिक संरचनाओं को समझने के लिए जो हमारा प्राकृतिक साधन है, नेचुरल सोर्सेज है, उसको हम कहते हैं उल्कापात। मेटेओराइट्स शावर क्या होता है यहां समझना। आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि ये उल्कापातों से पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में हम जानकारी कैसे लें। यहां पे समझना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को समझने में उल्कापात हमारे किस प्रकार से काम करते हैं। हमने देखा कि जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के हमारे क्या करती है, चारों तरफ चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और ये जो सूर्य के चारों तरफ जो हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है, वैसे के वैसे अन्य ग्रह, उपग्रह, कॉमेट्स या फिर उल्कापिंड जो है वह सूर्य की चारों तरफ क्या कर रहे हैं, वो भी इसके साथ साथ में राउंड राउंड चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो सोलर सिस्टम है हमारा, ये जो सोलर सिस्टम है जिसे हम सूर्य के चारों तरफ कक्षा में जो चक्कर लगा रहे हैं, इसे हम कहते हैं सौर परिवार या सोलर सिस्टम है। तो जिस प्रकार से पृथ्वी बनी वैसे के वैसे ये उल्कापात भी तो बने। और इसी कारण से कि जब ये उल्कापात घूमते हुए पृथ्वी के अंदर, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर प्रवेश करते हैं अंतरिक्ष से, तो ये उल्कापात हमारे धरातल के ऊपर क्या करते हैं, आकर के गिर जाते हैं। ये जो हमारा धरातल है इसके ऊपर आकर के क्या करते हैं, धरातल के ऊपर गिर जाते हैं। धरातल पर जब ये उल्कापात गिरते हुए, जलते हुए गिरते हैं और यहां आकर के बुझ जाते हैं,
तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, इन उल्कापातों को अपनी लैब में ले जाकर के इनके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं और अंत में इन्होंने पता लगाया कि इस उल्कापात के अंदर कौन कौन से पदार्थ मिले हुए। तो उल्कापात से जब उन्होंने पता लगाया तो इसमें जो है, इनमें लोहा, निकल, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के पदार्थ हमें प्राप्त हुए और इसी से अनुमान लगाया कि इन उल्कापात में जो पदार्थ पाए जाते हैं वे हमारे पृथ्वी के आंतरिक भागों में ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी बनी है वो इन्हीं उल्कापातों के अंग से ही तो बनी है। हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई? एक नेबुला था, उस नेबुला के चारों तरफ घूमने से और उसके ठंडे होने से जो गैसों का आवरण था और उससे हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और अन्य ग्रहों की भी उत्पत्ति हुई है और आपस में अणुओं के मिलने से हुई है। तो क्या यह पॉसिबल है कि उल्कापात में मिलने वाले पदार्थ जो है वो हमारे पृथ्वी के आंतरिक भागों में भी मिलेंगे? तो यस, ये पॉसिबल है कि जो उल्कापातों में जो पदार्थ मिले वे हमारे पृथ्वी के आंतरिक भागों में भी पदार्थ मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों ही एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने हैं और दोनों में सिमिलरिटी पाई जाती है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि उल्कापातों से हमें जानकारी पृथ्वी की आंतरिक भागों की किस प्रकार से प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम इसके बाद में पढ़ेंगे, हम एक चीज और यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इस आंतरिक संरचना का मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन नोट करना। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों का जो दबाव है वह दबाव लगभग 3600 किलोबार है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो दबाव पाया जाता है, जो इंटीरियर पार्ट में, वो दबाव कितना है? वो दबाव है आपके 3600 किलोबार मिलेगा। और पृथ्वी के आंतरिक भाग की दूरी बताएं तो कितनी है? 6371 किलोमीटर। नेक्स्ट, पृथ्वी पर आंतरिक भागों में 32 मीटर की दूरी पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। तो हम पृथ्वी के सेंटर पार्ट में 6371 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि 2000 से 4000 जो है डिग्री सेल्सियस आपको तापमान देखने को मिल जाएगा। अब उल्कापात को पढ़ने के बाद में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, ज्वालामुखी क्रिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में किस प्रकार से पता लगा सकते हैं, यह हम जानने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए ये आपका धरातल है, ये आपका धरातल, और इस धरातल के नीचे की तरफ आपके मिलता है दुर्बलता मंडल, जहां पर सभी पदार्थ क्या है? लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, जिसे कहा जाता है मैग्मा। जब पृथ्वी की चट्टानों से जब ये मैग्मा रेडियोधर्मी क्रियाओं या रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण क्या होता है कि ये जो रेडियोधर्मी पदार्थ है, ये जब रेडियोधर्मी पदार्थ धरातल के आंतरिक भाग से धरातल के ऊपर आते हैं ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा, ये जो हमारे रेडियोधर्मी पदार्थ है, रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं जो कि मैग्मा की फॉर्म में धरातल के अंदर है, ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा जब ये पदार्थ लिक्विड धरातल के बाहर आकर के इकट्ठा होता है तो इन पदार्थों में जो विभिन्न प्रकार के जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स यानी कि धात्विक व अधात्विक पदार्थ पाए जाते हैं, उसमें से जो निकलने वाला द्रव होता है, जो राख होती है, जो गैसेज होती है और उसके अलावा जो पदार्थों के टुकड़े निकलते हैं, उनसे पता लगाया गया कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में इस प्रकार के पदार्थ हमें देखने को मिलेंगे।
तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो धरातल के ऊपर जो मैग्मा है वो लावा के रूप में ऊपर आता है, तो उस लावा को वैज्ञानिक अपनी लैब में ले जाकर के उससे रिसर्च करते हैं, उसकी खोज करते हैं और उसका प्रयोग करते हुए उसमें पता लगाते हैं कि धरातल के आंतरिक भाग में ये लावा धरातल से कितनी गहराई से। हालांकि ये बिल्कुल पता नहीं लगाया जा सकता कि ये जो लावा है ये एक्यूरेटली कितने किलोमीटर रेडियंस एरिया से उठकर के धरातल के ऊपर आया है, बट ज्वालामुखी क्रियाओं से जो निकला हुआ लावा होता है उस लावे की अध्ययन करके यह पता लगाया जा सकता है कि इस लावा के अंदर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाएंगे और कितनी गहराई पर जाने पर लिक्विड पदार्थ मिलेंगे और किस प्रकार का पदार्थ जो है वो हमारे पास में अवेलेबल है धरातल के आंतरिक भाग। यहां तक आपको क्लियर आया होगा कि ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। नेक्स्ट आता है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान का मतलब क्या होता है कि ऐसा विज्ञान जिसके अंदर हम भूकंप यानी अर्थक्वेक की जानकारी प्राप्त करते हैं उसको हम भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। भूकंप का अध्ययन करना सिस्मोलॉजी कहलाता है। और भूकंप क्रियाएं जब होती है तो यहां पर कोई रेडियोधर्मी तरंगे उत्पन्न होती है धरातल के आंतरिक भागों में। क्या होती है? वेव्स प्रारंभ होती है, रेडियोधर्मी जो है तरंगे प्रारंभ होती है। भूकंप विज्ञान में तीन चीजें नोट करनी है हमें। एक हो गया हमारा पाथ और दूसरा आ गया हमारे वेलोसिटी। पाथ का मतलब होता है रास्ता, वेलोसिटी का मतलब होता है गति। इन दो टर्म को समझना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वेलोसिटी और पाथ भूकंप विज्ञान की जानकारी किस प्रकार से देगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि धरातल के आंतरिक भाग को इस प्रकार से डिवाइड किया गया है, जहां पर क्रस्ट, मेटल, कोर, ये आपका क्रस्ट हो गया, ये आपका मेटल हो गया, ये आपका आउटर कोर हो गया, ये आपका इनर कोर हो गया। यहां पर समझाया। और यहां पर आपके लिक्विड फॉर्म में, यहां सॉलिड फॉर्म में। तो जब ये भूकंपीय तरंगे धरातल के आंतरिक भागों से जनरेट होती है रेडियोधर्मी पदार्थों के द्वारा, तब क्या करती है, इन तरंगों का जो रास्ता है वह अलग अलग जगह अलग अलग होता है। यानी कि कुछ तरंगें ऐसी होगी जो लिक्विड फॉर्म में तो चलेगी, जो लिक्विड फॉर्म में भी चलेगी, सॉलिड में भी चलेगी और गैसेस में भी चलेगी। बट कुछ तरंगें ऐसी होगी जो या तो जो केवल सॉलिड में चलेगी या फिर कोई गैसेस में चलेगी। तो हमने पता लगाया कि इन वेव से पता लगाया कि तरंगे जो होती है वह जो है जब एंटर करती है धरातल के ऊपर की ओर, तब कुछ समय बाद में या तो वे खत्म हो जाती है या फिर वे चलती रहती है। तो यहां पर सिस्मिक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगों से पता लगाया कि धरातल का कौन सा भाग गर्म है, धरातल का कौन सा भाग लिक्विड फॉर्म में है और धरातल की कितनी गहराई पर जाने पर पदार्थ ठोस अवस्था में या लिक्विड अवस्था में हमें देखने को मिलेगी। ये तरंगे क्या होती है? ये तरंगे अपना जो पाथ है, कुछ तरंगे जैसे हम पढ़ेंगे पी, एस और एल तरंगे। पी तरंग जो होती है वह ठोस अवस्था हुई, चाहे द्रव अवस्था हुई या गैस अवस्था हुई, ये तीनों में ही चलेगी। और ये तरंगे कहां से जनरेट हुई, तो उस गहराई पर हमें पता चलेगा कि यहां पर किस प्रकार के पदार्थ, किस प्रकार के मिनरल्स हमारे धरातल के आंतरिक भाग में हैं और कितनी गहराई पर जाने पर चट्टानें जो है द्रव्य अवस्था में मिलेगी और कितनी गहराई पर जाने पर फिर से सॉलिड अवस्था आ गई है। यह हमें भूकंपीय तरंगों की वजह से हमें ज्ञात होता है। एक और है कि भूकंपीय तरंगे जो होती है, इन तरंगों से हमें किस प्रकार से और जानकारी मिलेगी कि धरातल के आंतरिक भाग में घनत्व काम करता है। घनत्व, ये तरंगे सपोज कीजिए कि ये इनर कोर या आउटर कोर में गई, मेटल में गई और यहां गई, अलग अलग जगह पर इनका जो घनत्व है अलग अलग है। जैसे मेटल की बात, जैसे क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट का घनत्व 2.7 से लेकर के 2.9 के समथिंग है। मेटल की बात करें तो 4.7 से अधिक है। और अगर हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, जहां पर हमारा केंद्र बिंदु है, यहां पर अगर आप जाओगे तो घनत्व आपको 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जिस चट्टान का घनत्व कम होगा वहां पर तरंगे तेज गति से चलेगी और जहां पर घनत्व कम अधिक होगा वहां पर ये तरंगों की स्पीड जो गति है वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कुछ तरंगे ऐसी होगी जो ठोस में चल सकती है पर द्रव में नहीं चलेगी, तो वह तरंग क्या करेगी, अपना रास्ता मोड़ लेगी या फिर वहां पर आकर के खत्म हो जाएगी। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि
किस प्रकार से हम भूकंपीय तरंगों से पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के बारे में जान सकते हैं। फिर से बता दें कि भूकंप का अध्ययन करने की प्रक्रिया को हम सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान कहते हैं, और भूकंप को तरंगों को मापने के लिए, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए जो यंत्र हम काम में लेते हैं उस यंत्र को हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ कहते हैं। यहां तक क्लियर हो चुका होगा। तो इस प्रकार से भूकंप के तरंगों से हम पृथ्वी की आंतरिक जानकारी ले सकते हैं। तो ये हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के लिए अप्रत्यक्ष साधनों में नेचुरल यानी प्राकृतिक साधन कौन कौन से हो गए? पहला हो गया उल्कापात, जिसे हमने कहा मीटोराइट्स। दूसरा हम कहते हैं ज्वालामुखी क्रियाएं, जिसे हम बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन। एंड थर्ड भूकंपीय तरंगे, जिससे हम बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। और ये तीनों ही जो हैं वे प्राकृतिक अप्रत्यक्ष साधन हैं जिनसे हमें जानकारी धरातल की मिलती है। अंत में इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला? कि निष्कर्ष ये निकला कि हम तरंगों की गति से, उल्कापात में पाए जाने वाले तत्वों से, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा में जो विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उससे हम धरातल के आंतरिक भागों की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह कुछ धरातल के आंतरिक भागों को जानने के लिए हमने पढ़ा अप्रत्यक्ष साधन और प्रत्यक्ष साधन कौन कौन से हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, यहां तक आप समझ चुके हैं। अब आप सभी हेडिंग डालेंगे अपनी नोटबुक में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को मुख्य रूप से समझने के लिए हमें तीन चीजों पर फोकस करना होगा। इसमें हम पृथ्वी की पूर्ण आंतरिक संरचनाओं की जानकारी हमें मिल जाएगी, जो कि सर्वमान्य मत है। जो कुछ ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताया। और हम क्या पढ़ेंगे इसमें? पहला रहेगा आपके भूकंपीय तरंगे, दूसरा रहेगा आपके स्वेस का आंतरिक वर्गीकरण, और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट वान डी ग्राफ्ट का आंतरिक वर्गीकरण। धरातलीय आंतरिक संरचना को जानने के लिए हम सबसे पहले फोकस करेंगे भूकंपीय तरंगों या भूकंप का जो प्रोसेस होता है, अर्थक्वेक वेव्स के बारे में हम जानेंगे, और इससे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकेंगे अच्छे से। दूसरा है हमारे स्वेस मोदे और वान डी ग्राफ्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। एग्जाम पर्सपेक्टिव से अधिकतर ये स्वेस का और वान डी ग्राफ्ट का जो वर्गीकरण है, इसमें स्वेस का वर्गीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है और वान डी ग्राफ्ट का भी इंपोर्टेंट है। इसमें स्वेस मोदे ने पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जो आज के वर्तमान युग में ये जो इन्होंने सिद्धांत दिया था वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो परतें हैं उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है: सियाल, सीमा, नीफे। वान डी ग्राफ्ट ने अपना जो ये वर्गीकरण किया है वो चार पार्ट में डिवाइड किया है। तो एक एक टॉपिक को हम लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक को लेंगे भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगों को समझाने के पहले मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको पहले समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये हमारे सामने बार बार ये हमें देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ क्रियाएं या एक्टिविटीज होती है, संचरण होता है यानी कि वेलोसिटी यानी गति होती है, एक संचरण यानी कि चलने का पथ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं संचरण कहते हैं। धरातल के आंतरिक भागों में तीन प्रकार का संचरण होता है। एक होता है आपके अपसारिक संचरण, जिसे बोलते हैं डाइवर्जेंट मोमेंट। दूसरा होगा आपके अभिसारी संचरण, जिसे हम बोलेंगे कन्वर्जेंट मोमेंट। और तीसरा आपके होगा संरक्षी संचरण, जिसे आप बोलोगे कन्वेंशन मोमेंट। इन तीनों को पहले आप समझ लीजिए कि
अपसारी संचरण, अभिसारी संचरण और संरक्षी संचरण होता क्या है? यह हमारा धरातलीय क्षेत्र है और इस धरातलीय क्षेत्र के आंतरिक भागों में विभिन्न प्रकार की चट्टानें होती हैं, चट्टानों की लेयर होती है, जिसे हम प्लेट वर्ड से बोलते हैं, जिसे हम इन आंतरिक चट्टानों को प्लेट बोला जाता है। इन आंतरिक चट्टानों में क्या होता है कि मान लो कि दो चट्टानें हैं, ये दो चट्टानें हैं धरातल के अंदर, अगर ये एक दूसरे के समीप आती है, एक दूसरे के पास में आने की कोशिश करती है, तो इस प्रकार से जो संचरण होगा, उस संचरण, उस मोमेंट को हम कहेंगे अभिसारी, अभिसारी संचरण। और ये प्लेटें जब एक दूसरे के पास में आती है और एक दूसरे से टकराती है, तो टकराने के कारण क्या होता है, हमारा धरातल का जो ऊपर का सरफेस है, जो हमारा धरातल है, वहां पर कोई भी स्ट्रक्चर होता है वह क्या करने लगता है, मूवमेंट करने लगता है, हिलने लगता है, शेकिंग करने लगता है। आई मीन वो क्या होगा कि नीचे धरातल की प्लेटों के टकराने से जो हम स्थिर भूभाग पे खड़े हैं, वह भूभाग भी हिलने लगेगा और हमारे धरातल के ऊपर विनाशकारी प्रभाव डालेगा, पहली चीज। और दूसरा, जब धरातल के आंतरिक भागों में दो प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाए, एक दूसरे से दूर चली जाए, तब क्या होता है, इस धरातल का जो हमारे सरफेस का जो मध्य भाग होता है, वह मध्य भाग अचानक से इन प्लेटों के दूर जाने की वजह से अचानक से वह धरातल का ऊपरी भाग नीचे की तरफ धंस जाता है, और धंसने की वजह से हमारे धरातल के ऊपर जो स्थिर भूभाग होते हैं, जो स्थिर संरचनाएं होती है, वे भी क्या हो जाएगी, अचानक से नीचे की तरफ धंस जाएगी और इससे भी भूकंपीय क्रिया आती है। तो प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने की क्रिया को हम कहेंगे अपसारी क्रिया, मतलब कन्वर्जेंट मोमेंट, सॉरी डाइवर्जेंट मोमेंट का। यहां तक आपकी क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं तीसरी प्रकार की, जो है संचरण की बात करते हैं। इसको समझना कि ये ना तो विनाश करती है, ना ये कोई नई चीज की रचना करती है। इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए ये है महाद्वीपों के नीचे की प्लेट है, मतलब कहने का मतलब यहां पर जैसे पर्वत पठार मैदान बने हुए, और ये जो है महासागरीय प्लेट है, जहां पर समुद्री एरिया या जलीय भाग है। अब क्या होता है कि ये प्लेटें, क्या होता है कि इन प्लेटों से एक प्लेट क्या होती है, ये जो महाद्वीपीय प्लेट होती है, इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है, और घनत्व कम होने के कारण और महासागरीय प्लेटों का घनत्व अधिक होने के कारण, ये महासागरीय प्लेट सामने से आती है और महाद्वीपीय प्लेट के नीचे की तरफ चली जाती है भारी होने के कारण, और इससे भी जो संचरण होता है उसको हम कहते हैं संरक्षी संचरण, यानी कि कन्वेंशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और इन्हीं तीनों की वजह से धरातल के ऊपर क्या आते हैं, अधिकतर भूकंप की क्रियाएं आती है, तो जिसे हम बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकीय भूकंप कहते हैं। और धरातल के जो आंतरिक भागों में जो चट्टानें पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेट्स। यहां तक आपकी क्लियर हो चुका होगा। अब हम पढ़ते हैं कि भूकंप की क्रियाएं कैसे, यानी भूकंप किस प्रकार से आता है, उसको हम देखते हैं। भूकंपीय क्रियाओं को, यानी कि अर्थक्वेक एक्टिविटीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पहले बताया भूकंप के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, भूकंप विज्ञान, यानी कि सिस्मोलॉजी। भूकंप को मापने, मेजर करने का जो यंत्र होता है, उसको हमने क्या नाम दिया, सिस्मोग्राफ। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि भूकंप आखिर में आता कैसे है। तो देखो, सपोज कीजिए ये हमारा धरातल है, और इस धरातल का जो हमारा केंद्र बिंदु है, ये हमारा सेंटर, ये भूकंप आने का क्षेत्र होगा, जहां से पहली बार रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है या रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं, वे एनर्जी के साथ में ये धरातल के ऊपर की ओर आने की कोशिश करते हैं। रीजन क्या है इन तरंगों के उत्पन्न होने का? तो मैंने आपको बताया तीन प्रकार के जो है एक्टिविटीज होती है, संचरण होता है, अभिसारी, अपसारी या संरक्षी संचरण, और उन्हीं की वजह से चट्टानों के पास में आने से, चट्टानों के दूर जाने से या चट्टानों के एक दूसरे के ऊपर जाने से क्या आते हैं, भूकंपीय लहरें, वेव्स उत्पन्न होती हैं। तो ध्यान रखना, जब पहली बार भूकंप
जिस क्षेत्र से शुरू होता है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, अवकेंद्र कहते हैं। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, अवकेंद्र यानी कि हाइपो सेंटर बोलते हैं। फिर से समझ लेना, जहां पर पृथ्वी पर, जहां पर धरातल के अंदर सबसे पहले जो है भूकंप की तरंगे स्टार्ट होती है, उसको हम कहते हैं अवकेंद्र, या हम कह सकते हैं एपी सेंटर, जिसको हम और क्या बोलते हैं, फोकस, जिसे हम बोलते हैं फोकस। तो पहला ही सवाल आपके यहां पर बनता है कि धरातल के आंतरिक भाग में जहां पर सबसे पहले तरंग उत्पन्न होती है उस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया, तो उस क्षेत्र को नाम दिया गया अवकेंद्र, हाइपोसेंटर के नाम से जाना। इसके बाद में जब यहां से भूकंपीय तरंगे शुरू होती है और एकदम 90 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर यहां पर धरातल के ऊपर, यहां पर जो सबसे पहले प्रभाव डालती है एकदम 90 डिग्री एंगल का ऊपर, उस क्षेत्र को कहा गया अधिकेंद्र। क्या नाम दिया गया, अधिकेंद्र, यानी कि एपी सेंटर। उसको क्या नाम दिया गया, एपी सेंटर नाम दिया गया। फिर से समझना, जहां से धरातल के आंतरिक भाग से पहली बार भूकंप उत्पन्न होता है उसको हमने क्या नाम दिया, अवकेंद्र, हाइपोसेंटर या फोकस बिंदु, यहां नाम दिया गया फोकस पॉइंट। और जब ये तरंगे उत्पन्न हुई और 90 डिग्री के कोण पर ये सबसे पहले जहां पर प्रभाव डालती है धरातल के ऊपर, उसको हमने नाम दिया अधिकेंद्र, यानी कि एपीसेंटर नाम दिया गया। और जितना ये क्षेत्र कवर करता है, भूकंप तरंगे जितनी क्षेत्र ये कवर करता है उस क्षेत्र को नाम दिया गया है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक इफेक्टिव एरिया। उसको क्या नाम दिया गया, अर्थक्वेक इफेक्टिव एरिया का नाम दिया गया। यहां तक अगर आपको क्लियर हो चुका हो तो समझना। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भूकंप क्या है। भूकंप का मतलब होता है कि भूमि का कंपन, यानी कि धरातल का कांपना। भूकंप क्या है, द सडन शेकिंग एंड वाइब्रेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। सडन यानी अचानक से जो पृथ्वी हमारी शेक करने लग जाती है, उस शेकिंग मोमेंट को ही हमने क्या नाम दिया है, भूकंप नाम दिया है। अब इन भूकंप की तरंगों को किस प्रकार से मेजर किया जाता है, तो नाम है हमारा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ एक इस प्रकार का यंत्र है जो कि एक इस प्रकार का क्या होता है, एक ग्राफ होता है, एक पेपर होता है, जिसमें क्या होता है कि जब भूकंप आता है तो भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए कुछ इस प्रकार से ये लाइनों को शो करता है। तो इन लाइनों की डिस्टेंस और इन तरंगों की दूरी से हम पता लगाते हैं कि कौन सा भूकंप कितनी स्पीड से आरेखित हो रहा है। जहां पर ये लाइनें बड़ी है वहां पर क्या है, भूकंप प्रभाव ज्यादा हो रहा है, और जहां पर लाइनें छोटी है वहां पर भूकंप की तीव्रता क्या है, कम है। इसी तरीके से हम भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और इसी लाइन को जो ग्राफ तैयार होता है उसको हमने नाम दिया सिस्मोग्राफ नाम दिया, सिस्मोग्राफ नाम दिया। फिर से समझना, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, भूकंप विज्ञान। भूकंप के मापने का जो यंत्र होता है उसको क्या नाम दिया गया, उसको हमने नाम दिया सिस्मोग्राफ। भूकंप जहां से पहली बार शुरू होता है उसको भूकंप मूल, फोकस, अवकेंद्र या हाइपोसेंटर कहते हैं। भूकंप सबसे पहले जहां पर प्रभाव डालता है 90 डिग्री के ऊपर, धरातल के ऊपर, वहां पर जो बिंदु होगा उस बिंदु को हमने नाम क्या दिया, अधिकेंद्र या एपीसेंटर के नाम दिया। यहां तक क्लियर है। अब भूकंप क्रिया को समझने के बाद में इनकी तरंगों के बारे में हमें समझना होगा कि भूकंप के आने की जो तरंगे होती है वो कितने प्रकार की होती है। जो भूकंप की तरंगे, जो सिस्मिक वेव्स होती है, उनके कितने प्रकार हैं। तो हेडिंग डालिए भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे यानी कि सिस्मिक वेव्स।
बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स कहा जाएगा। समझना, सिस्मिक वेव्स जो होती है भूकंपीय तरंगों को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तीन तरंगे होती है, जिसमें पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। और इसके बाद में एक नई तरंग खोजी गई जिसका नाम है, आपको याद रखना है, आर तरंगे भी कहते हैं, जिन्हें रिले तरंगे कहा जाता है। इसको हम आगे की क्लास में जो हमारी कंटिन्यू चल रही है उसमें पढ़ेंगे। तो भूकंपीय तरंगों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे बॉडी वेव्स, एक है हमारे बॉडी वेव्स, और दूसरी है हमारे बॉडी वेव्स, और दूसरी है हमारे सरफेस वेव्स। यहां समझना कि बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स क्या होती है। पहले हम बात करते हैं बॉडी वेव्स की, कि ऐसी तरंगे जो कि धरातल के आंतरिक भागों में गति करती है, जो कि धरातल के आंतरिक भागों में संचलन करती है, उसको हमने क्या नाम दिया, बॉडी वेव्स नाम दिया। फिर से सुन लेना, ऐसी तरंगे जो कि धरातल के आंतरिक भागों में गति करती है, उन तरंगों को हमने क्या नाम दिया, बॉडी वेव्स नाम दिया। और सरफेस वेव्स क्या है, कि ऐसी तरंगे जो कि धरातल के ऊपर आकर के धरातल के ऊपर चलती है, उसको हमने क्या नाम दिया, सरफेस वेव्स नाम दिया। उसको हमने क्या नाम दिया, सरफेस वेव्स। और धरातल के आंतरिक भागों में चलती है, उसको हमने नाम दिया बॉडी वेव्स नाम दिया। यहां तक क्लियर हो चुका होगा। बॉडी वेव्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपके पी वेव्स और दूसरी है आपके एक एस वेव्स। पहली पी वेव्स और दूसरी एस वेव्स। और सरफेस वेव्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपकी एल वेव्स और दूसरी है आपकी आर वेव्स। यहां तक क्लियर है। बॉडी वेव्स जो धरातल के आंतरिक भागों में चले, सरफेस वेव्स जो कि धरातल के बाहर गति करती है, उसको हमने सरफेस वेव्स कहा। अब हम पहले बात करते हैं पी वेव्स को। तो पी वेव्स जो होती है, उन पी वेव्स को प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। समझना, पी वेव्स को प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है, यानी कि प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। नोट करना पहली चीज कि पी वेव्स जो होती है, इनको प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। पहला, पी वेव्स को प्राथमिक तरंगे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये तरंगे ही ऐसी होती है जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, इसलिए इनको प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। यहां तक क्लियर है। तो पी वेव्स को प्राथमिक तरंगे कहा जाता है और इनकी जो स्पीड होती है, पी वेव्स की स्पीड लिखना, पी वेव्स की स्पीड 6 से लेकर के 13 किलोमीटर पर सेकंड होती है। प्राथमिक तरंगों की जो स्पीड होती है वो 6 से लेकर के 13 किलोमीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट बात करें, पी वेव्स जो है वह पी वेव्स ठोस, द्रव व गैस, इट मीन्स लिक्विड, गैस एंड सॉलिड फॉर्म, तीनों में ही ये जो वेव्स है ये गति करेगी। यहां तक समझ में आ गया होगा कि लिक्विड से गैस और सॉलिड में प्राथमिक तरंगे तीनों ही माध्यमों में कंटिन्यू चलेगी। इन तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे, इन तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहा जाता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है। इन तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडनल तरंगे भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये तरंगे जो हैं वह धरातल के अंदर, ये तरंगे धरातल के अंदर इस प्रकार से गति करती है। ये तरंगे धरातल के इस प्रकार से, मतलब कि क्षैतिज तरीके से गति करती है, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल या फिर अनुदैर्घ्य तरंगों के नाम से भी जाना जाता है।
यहां तक क्लियर हो चुका होगा। और इनका जो प्रभाव है वो इनका प्रभाव संपीड़नात्मक मतलब कि संकुचन करना, एक दूसरे को प्रेस करना, दबाना या फिर फैलाने का काम ये करते हैं। इसको समझने के लिए देखिए कि पी तरंगे या तो क्या करेगी, चट्टानों को एक दूसरे के पास ले जाएगी या एक दूसरे को दूर कर देगी। इसका मतलब क्या हुआ है, विलगकरण या विलगकारी या संपीड़न यानी कि संकुचन एक दूसरे को दबाने का काम करती है। इसलिए इन जो पी वेव्स को है इनको कंप्रेसिव वेव्स भी कहा जाता है, यानी कि संपीड़नात्मक जो है तरंगे भी कहा जाता है। यहां पर नोट कर लेना एक चीज और कि पी वेव्स को संपीड़नात्मक तरंगे भी कहा जाता है। याद रखना, पी वेव्स को संपीड़नात्मक वेव्स या तरंगे भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एस वेव्स की। एस वेव्स को द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। क्या कारण है एस वेव्स को द्वितीयक तरंगे कहने का? तो एस वेव्स जो होती है वे पी तरंगों के बाद में पहुंचने वाली सेकंड तरंग होती है धरातल के ऊपर, इसलिए इसको द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। आगे चलते हैं। इन एस वेव्स की जो गति होती है वह गति 4 से लेकर 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है। कितने? 4 से लेकर के 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो एस वेव्स होती है ये ओनली ऑन ठोस अवस्था में चलेगी। ये ओनली ऑन ठोस अवस्था में यानी कि सॉलिड में ही चलती है, सॉलिड में ही चलेगी और लिक्विड में और गैसेस में ये गति नहीं करती। क्लियर? इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो तरंगे होती हैं इन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि ट्रांसेव वेव्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो ये तरंगे क्या होती है, ये तरंगे इस प्रकार से चलेगी, इस प्रकार से, और इस प्रकार से एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती है, एक वक्राकार में। इस प्रकार से ये धरातल के ऊपर और इस तरीके से गमन करेगी। और गमन करने के कारण क्या है, ये धरातल को या तो ऊपर उठाती है या नीचे की तरफ धकेलती है, इसलिए इन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। क्लियर है? अनुदैर्घ्य तरंगे लॉन्गिट्यूडनल पी वेव्स, ये तो धरातल के क्षैतिज दिशा में यानी कि इस तरीके से गति कर रही है, बट ये जो एस वेव्स है ये धरातल को ऊपर और नीचे की ओर दबाने का काम करती है, इसीलिए इसको अनुप्रस्थ तरंगे या फिर ट्रांसेसिव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे एल वेव्स और आर वेव्स के बारे में। अब हम बॉडी वेव्स पढ़ने के बाद में हम पढ़ते हैं सरफेस वेव्स, यानी कि धरातलीय तरंगें। पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये धरातल के आंतरिक भागों में गमन करती है, यानी कि चलती है। अब हम पढ़ते हैं एल वेव्स के बारे में और एस वेव्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सरफेस तरंगें जो होती है वो कितने प्रकार की बताई है हमने? एक हो गए हमारे एल वेव्स और एक हो गई हमारे आर वेव्स। एल वेव्स एंड आर वेव्स। अब पी तरंगे और एस तरंगे तो जो चल रही थी वो धरातल के आंतरिक भाग में, इंटीरियर भाग में चल रही थी, बट एल तरंगे जो होती है वो धरातल के ऊपर आकर के धरातल के ऊपर की तरफ चलती है। तो पहला ही पॉइंट आपको क्या नोट करना है कि एल वेव्स जो है वह धरातल के ऊपर चलती है,
ऊपर चलती है। पहली चीज ये कि आपने नोट करनी है कि एल वेव जो है वह धरातल के ऊपर गमन करती है। नेक्स्ट है दूसरा, ये जो एल वेव्स होती है ये बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होती है कि अगर पी तरंगों और एल तरंगों और एस तरंगों की बात करें या आर तरंगों की बात करें तो सबसे खतरनाक या सबसे विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव जो आपके तरंगे हैं वो कौन सी है? अपनी एल वेव्स है। विनाशकारी धरातल के ऊपर सर्वाधिक मात्रा में यानी कि हम बात कर सकते हैं डिस्ट्रक्टिव वेव्स विनाशकारी होती है। क्यों? क्योंकि ये धरातल के ऊपर जितने भी प्रकार के बिल्डिंग या कोई भी संरचना बनी हो, रोड, ब्रिज वगैरह, डैम वगैरह, इन सभी को क्या कर देती है? पूरा हिला के रख देती है, जिससे कि भारी जान और माल की नुकसान होता है। इसलिए एल वेव्स को सबसे विनाशकारी तरंगे भी कहा जाता है। एक और, इस एल वेव्स की खोज जो है, एल वेव्स की खोज की है, वो खोज की है एडी लव ने। एल वेव्स की खोज जो है एडी लव नामक वैज्ञानिक ने की है। इसी कारण से इनको एल वेव्स के नाम रखा गया था, इन सरफेस तरंगों। नेक्स्ट है, ये तरंगे क्षैतिज दिशा में गति करती है। इट मीन्स हॉरिजॉन्टल वेव्स कही जाती है। इसको क्षैतिज दिशा में गति करने के कारण इसको हॉरिजॉन्टल वेव्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो तरंगे हैं एल तरंगे, इनकी गति 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। गति कितनी है? वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है और इसकी स्पीड अन्य तरंगों से कम होने के बावजूद भी यह धरातल के ऊपर बहुत ही ज्यादा विनाशकारी सिद्ध हुई है। ये जो तरंगे हैं, ये तरंगे नेक्स्ट, ये तरंगे लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस में तीनों ही में परफॉर्म करती है। यानी कि हम बात करते हैं चाहे ठोस अवस्था की हो, चाहे तरल अवस्था की हो, चाहे गैसीय अवस्था की हो, ये तरंगे तीनों ही माध्यमों में मूव करती है। इसको हमने क्या कहा? एल वेव्स का। नेक्स्ट आता है आर तरंगे। नेक्स्ट है हमारे आर तरंगे, जिसे कि रिले तरंगे भी कहा जाता है। आर तरंगे, जिसे हम रिले तरंगे, इन आर तरंगों को हम रिले तरंगे भी कहते हैं। क्वेश्चन आपके बनता है कि वर्तमान में जो पी, एल और एस तरंगे हैं, उसके बाद में जो एक और तरंग खोजी गई थी, वो उस खोजी गई तरंग का नाम है, तो उस तरंग का नाम है आर वेव्स या आर तरंगे नाम दिया गया था। एक नई खोज की गई थी क्योंकि इसमें जो गति करने यानी मूवमेंट करने का जो तरीका था इन तरंगों का, वह कुछ वृत्ताकार आकृति में, इसमें ये चारों ही दिशाओं में क्या कर रही थी? चारों ही दिशाओं में अपना प्रभाव डाल रही थी। इसीलिए इसको रिले तरंगे या आर तरंगे भी कहा गया। इसका जो प्रभावशाली क्षेत्र है वो चारों दिशाओं में था। मतलब कि ऑल डायरेक्शन में, चाहे नॉर्थ हो, चाहे वेस्ट हो,
चाहे ईस्ट हो चाहे साउथ हो, इट मींस ये चारों ही दिशाओं में क्या कर रही थी, गति कर रही थी, इसलिए इसे रिले तरंगे भी कहा गया। इसके बाद नेक्स्ट, ये तरंगे जो हैं अनुदैर्घ्य व अनुप्रस्थ दोनों ही माध्यमों में चलती है, दोनों ही तरीके से गति करती है। इट मीन्स longitudinal and transverse waves दोनों ही प्रकार की ये रिले तरंगे हैं। इनके गति करने के तरीके को हम समझते हैं कि ये तरंगे किस प्रकार से मूव करती है। तो देखें, सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा धरातल का ऊपरी भाग, धरातल का ऊपरी भाग, ये वाला सरफेस, ये धरातल का ऊपरी भाग है। तो यहां पर जो तरंगे चलेगी वो ना सीधी जाएगी ना ऊपर की ओर जाएगी, बल्कि इन तरंगों का जो आकार है वो कुछ इस तरीके से वक्राकार आकृति यानी कि वृत्ताकार माध्यम में चलती है। इसी कारण इसको सर्कल वेव्स भी कहा गया है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने पढ़ा तरंगे तीन प्रकार की होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स कौन कौन सी हुई, पी तरंगे, एस तरंगे। पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहा गया, एस तरंगों को द्वितीयक तरंगे कहा गया। पी तरंगे जो है स्पीड ज्यादा होने के कारण धरातल पर पहले पहुंचती है, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में माध्यम में प्रवेश करती है, जबकि एस तरंगे जो हैं वो केवल और केवल हमारे ठोस अवस्था में यानी सॉलिड पार्टिकल्स में ही मूव करती है। इसके बाद में हमने पढ़ा एन तरंगों के बारे में और आर तरंगों के बारे में, जिसमें दो तरंगे हुई थी हमारी, एक हुई थी एल तरंगे और दूसरी आर तरंगे। एल तरंगों की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम एडी लव, इसी कारण से इन तरंगों को लव तरंगे भी कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा विनाशकारी होती है धरातल के ऊपर। फिर हमने पढ़ा आर तरंगों के बारे में। आर तरंगे जो है वे धरातल के ऊपर वृत्ताकार आकृति में यानी कि गोलाकार आकृति में मूव करती है, इसीलिए चारों दिशाओं में क्या करती है, अपना प्रभाव डालती है। ये तरंगे जो होती है, ये तरंगे जो हैं वो वृत्ताकार तरंगे हैं, जो चलने के कारण ये अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ यानी कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसेसिव वेव्स भी कही जाती है। तो आपको ध्यान रखना है इस तरीके से तरंगों के बारे में। और निष्कर्ष क्या निकलता है कि ये जो तरंगे हैं, अब हम इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हमें जानकारी कैसे मिलती है, इन तरंगों के माध्यम से। तो आपने देखा कि पी तरंगे जहां पर जाकर के खत्म हो जाएगी, पी तरंगे जो है वो तीनों माध्यमों में चलेगी, तो वो उससे हमें पता चलेगा कि लिक्विड भी है धरातल का अंदर, गैसेस भी है और क्या है, और हमारे यहाँ पर जो है आपको ठोस अवस्था भी देखने को मिलेगी। एस तरंगे ठोस में तो चलेगी और लिक्विड में जाके खत्म हो जाएगी, तो जहां पर ये लिक्विड में जाके खत्म होगी, एस तरंगों के ज्ञान से हमें पता चल जाएगा कि इतनी गहराई पर जाने के बाद में यहाँ पर लावा या मैग्मा या जो एलिमेंट्स है वो द्रव अवस्था में यहाँ पर मिलेंगे। इसी प्रकार से हम एल तरंगों के बारे में और आर तरंगों के बारे में पता लगाते हैं कि जितना स्पीड से चलेगी और इसका विनाश का जो कितना बड़ा प्रभाव डाला है, उससे हमें जो है पृथ्वी की संरचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से
भूकंपीय तरंगों और भूकंप की गतिविधियों से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को जानने में सफलता मिल पाई। तो इस प्रकार से हमने भूकंपीय तरंगों और भूकंप से संबंधित जानकारी हमने प्राप्त